बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पराग कण भित्ति रचना में पराग कण भित्ति रचना में टीपीटम की भूमिका की व्याख्या कीजिए। व्याख्या अथवा पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित बनाइए। या तो ऐसे पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है, अथवा पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे इसमें। बनाएंगे ऐसे ही।
तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें फिगर ही बनाएंगे और उसके बाद समझेंगे इसमें पुंकेसर के पराग कोश में प्रायः 4 लघु बीजाणु धानी बनती है। कितनी? 1 2 3 4 4 लघु बीजाणु धानी बनती है और प्रत्येक लघु बीजाणु धानी जो है वह 4 परतों वाली भित्ति में आवर्त रहता है। आवर्त का मतलब ढका हुआ रहता है और बाहर भीतर की ओर क्रमशः जो सबसे बाहर होगा वो बाह्य त्वचा होगी। उसके बाद ये देख रहे होंगे अंतस्थिसियम है ये। उसके बाद ये है टेपिटम। तो इसमें जो बाह्य 3 परतें लघु बीजाणु धानी को क्या करती हैं, ये 3 परतें जो बाह्य त्वचा, अंतस्थिता और टेपिटम, ये क्या करती हैं, लघु बीजाणु धानी को संरक्षण प्रदान करती हैं और स्फुटन यानी फटने में ये सहायक होती हैं। और सबसे भीतरी परत जो टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, ये टेपिटम की कोशिकाएं होती हैं, तो ये क्या करते हैं, विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं टेपिटम? किनको? पराग कणों को पहले भी टेपिटम एक बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा। पराग कणों को पोषण प्रदान करने का कार्य। 1 नंबर में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि टेपिटम जब पराग कणों का परिस्फुटन होता है तो उसमें टेपिटम का क्या कार्य है, तो उसमें 1 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो आप लिखेंगे पराग कण, टेपिटम का प्रमुख कार्य है पराग कणों को पोषण प्रदान करना। क्या कार्य है? पराग कणों को पोषण प्रदान करना। तो बच्चों ये हो सकता है संभवतः 3 नंबर में ये आपसे बोर्ड एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। तो पीडीएफ में भेजूंगा मैं, आप उसमें से बना लेंगे। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 18, असंग जनन एपोमिक्सिस क्या है और इसका क्या महत्व है? तो बच्चों कुछ पौधों में जीवन चक्र में युग्मक, संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन आपको पता है किन में होता है? केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो कुछ पौधों के जीवन चक्र में युग्मक, संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में पौधे का निर्माण हो जाता है। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा फिर भी पौधे का निर्माण हो जाता है तथा तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन कहलाती है। क्या हुआ फिर? कुछ पौधों में जीवन चक्र में युग्म, संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं और इसकी खोज की थी विंकलर ने और यह प्रायः अनिषेक बीजता के कारण होता है। तो इसके उदाहरण हैं जैसे नींबू और नागफनी। देखा होगा नागफनी आप लोगों ने, ये कैक्टस भी कहते हैं। ये जीरोफिटिक प्लांट है, ये जीरोफिटिक यानी शुष्कोद्भिद पौधा है ये। और संकर किस्म के फसलों की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। वर्तमान में जो संकर किस्म की फसल है उसकी उत्पादकता बहुत बढ़ गई है और संकर बीजों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्हें हर साल उगाया जाता है और संकर बीजों की किस्म का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी
पादप संतति पृथक्कृत होगी। यह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा यदि यह संकर असंग जनन से तैयार की जाती है। इससे, जिससे हम अभी आपको बता रहे हैं, असंग जनन से तैयार की जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होती, कोई पृथक्करण की विशिष्टताएं नहीं होंगी। और इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। इसके द्वारा असंग बीज के, असंग जनन के द्वारा, इसके द्वारा हम प्रतिवर्ष फसल उगाने के लिए इस प्रयोग को, इन बीजों का प्रयोग हम जारी रख सकते हैं। नहीं तो संकर किस्म की जो फसलें होती हैं उन्हें उगाने के लिए हर साल संकरीकरण कराया जाता है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर आज इंड हो गया। अब आपको इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन मैं समझा दूंगा और उन शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर आपका कल से तीसरा चैप्टर मानव जनन शुरू हो जाएगा। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, बहुत से बच्चों को आएंगे भी ये क्वेश्चन। तो जैसे पुष्प में नर तथा मादा जनांग, पुष्प में नर जनांग सब बच्चों को आते होंगे। नर जननांग, बच्चों नर जननांग क्या है पुष्प में? पुमंग क्या है? पुमंग। ऐसे ही मादा जननांग, भाईबा में पूछ लेते हैं एग्जाम में, मादा जननांग क्या है? जायांग। और एक नंबर में हो सकता है पूछ लिया था क्वेश्चन। अब पुंकेसर, ये नहीं पुमंग, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? फिर 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश, योजी, पुतंतु, ये इसके 3 भाग होते हैं। अब परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना, परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना, उसकी क्या कहलाती है? अभी ये बताया था हमने, क्या कहलाती है? ये लघु बीजाणु धानी। क्या कहलाती है? परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना कहलाती है, परागकोश की चतुष्कोणीय संरचना कहलाती है लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी या परागकुटी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? क्या कहलाती है ये? टेपिटम। और टेपिटम ये क्या करती है? टेपिटम की कोशिकाएं परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अब पुष्प में पुमंग का क्या कार्य है? पुष्प में पुमंग का क्या कार्य है? तो बच्चों, पुमंग पुष्प के नर जनन अंग क्या कहलाते हैं? पुंकेसरों का समूह ये कहलाता है। और पुंकेसरों के परागकोश में अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब अगला क्वेश्चन, परपरागण की बाह्य परत किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? तो बच्चों, परागकण की जो बाह्य परत होती है तो वह बनी होती है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब ये क्या करता है? उच्च ताप तथा सांद्र अम्ल एवं क्षार को सहन करने वाली, उच्च ताप
तथा सांद्र अम्ल एवं क्षार को सहन करने वाली प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है ये? प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ होता है। अब परागकण मनुष्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं? तो जो परागकण होते हैं ये मनुष्य के लिए, क्योंकि परागकण हवा के द्वारा देखा होगा आपने, हवा के द्वारा भी होते हैं। तो ये अनेक पादप प्रजातियों के परागकण एलर्जी और श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? एलर्जी और श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन, परागकणों को अनेक वर्षों तक भंडारित करने के लिए क्या उपाय करते हैं? तो परागकणों को तरल नाइट्रोजन में भंडारित किया जाता है और तरल नाइट्रोजन का ताप -196 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। कितना? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पहले बताया था मैंने क्वेश्चन आपको, दोहरा निषेचन से क्या तात्पर्य है? दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, आवृत बीजी पादपों में परागकण को जनन कोशिका से बने नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका, यानी अंड कोशिका क्या है? मादा युग्मक तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संकलित होता है। एक तो होगा मादा युग्मक से और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संकलित होता है, और इन दोनों क्रियाओं को ही हम सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या? एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संलयन तथा दूसरे नर युग्मक के द्वितीय केंद्रक के साथ संलयन को, इन दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन, भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी बीज के दो उदाहरण। तो बच्चों, भ्रूणपोषी बीज क्या होंगे? भ्रूणपोषी बीज चना और मटर, ये भ्रूणपोषी बीज हैं। अब भ्रूणपोषी बीज, अभ्रूणपोषी बीज, तो बच्चों अभ्रूणपोषी बीज हैं मक्का और गेहूं। क्या है? मक्का व गेहूं, ये अभ्रूणपोषी कभी आ सकता है। इनकी दो उदाहरण बताइए। इनकी दो भ्रूणपोषी के दो उदाहरण होंगे चना मटर, और अभ्रूणपोषी के दो उदाहरण है मक्का और गेहूं। अब अगला क्वेश्चन, सत्य फल जिसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पुष्प के अंडाशय से विकसित फल, पुष्प के अंडाशय से विकसित फल क्या कहलाते हैं? सत्य फल कहलाते हैं। तो बच्चों, अब सत्य फल के उदाहरण है संतरा, आम, अनार, ये इसके उदाहरण हैं। संतरा, आम, अनार। अब आभासी फल या कूट फल के नाम बताइए।
आभासी फल मैंने पहले बता रखा है आपको, अंडाशय के अतिरिक्त कोई भी पुष्प का भाग यदि भाग लेता है तो वह आभासी फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आभासी फल। जैसे उस दिन आपको बताया था, पहले दिन मैंने सेब, सेब में क्या करता है? पुष्पासन भाग लेता है। ऐसे नाशपाती, नाशपाती भी इसका उदाहरण है। और काजू, स्ट्रॉबेरी, ये सब इसके उदाहरण है। अब यदि बच्चों टाइम आउट हो जाता है तो आप दोबारा रिज्वाइन करेंगे, तब तक आप लोग सुनते रहिए। बहुभ्रूणता से क्या तात्पर्य है? बहुभ्रूणता से क्या तात्पर्य है? पॉलीइम्ब्रायोनी, बहुभ्रूणता को कहते हैं पॉलीइम्ब्रायोनी। पॉलीइम्ब्रायोनी बहुभ्रूणता क्या है? तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। तो कुछ पौधों में बीजांड में से एक में से अधिक भ्रूण कोश होने अथवा कभी कभी सहायक कोशिकाओं, साइनर्जिक सेल्स, आप पीछे लिखा रखा है सहायक कोशिकाओं, पिछले क्वेश्चनों में देखेंगे आप, या प्रतिध्रुवी कोशिकाओं, एंटीपोडल सेल्स से नर युग्मक के संलयन के अतिरिक्त भ्रूण बन जाते हैं। एक तो नर युग्मक के संलयन से बनेगा मादा और नर युग्मक के संलयन, उसके अतिरिक्त यदि सहायक भ्रूण कोशिकाएं या प्रतिध्रुव कोशिकाएं भी नर युग्मक के साथ संलयित हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं और सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिका भी यदि नर युग्मक के साथ संलयित होती है तो तब भी भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की भ्रूणता को कहेंगे बहुभ्रूणता। अब अपयुग्मन किसे कहते हैं? अपयुग्मन क्या बताया मैंने? अपयुग्मन या एपोगेमी, एपोगेमी क्या है ये अपयुग्मन? भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से, भ्रूण कोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण के विकसित होने को अपयुग्मन कहते हैं। भ्रूण कोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण के विकसित होने को अपयुग्मन कहते हैं। अब ये अन्य कोशिका क्या होगी? जैसे सहायक कोशिका बताए होंगे, प्रतिध्रुवी कोशिका या प्रतिमुख कोशिका भी इसे कहते हैं। तो इनसे भ्रूण के विकसित होने को क्या कहेंगे हम? अपयुग्मन या एपोगेमी। तो भ्रूण कोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से भ्रूण के विकसित होने को क्या कहेंगे? अपयुग्मन कहते हैं। अब बच्चों अंजीर, अंजीर जिसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं? बेड़ू कहते हैं, बेड़ू। अंजीर तथा अन्य उदुम्बर, उदुम्बर का मतलब हुआ जिसके पुष्प के अंदर पुष्पक्रम होता है, वो हो गया उदुम्बर। पुष्पक्रम वाले पौधों में पुष्पों का परागकण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फीमेल वेस्प के द्वारा, वेस्प मादा बर्रों के द्वारा। बर्र होते हैं बच्चों मधुमक्खी से बड़े रूप में होते हैं, मधुमक्खी से उनका आकार बड़ा होता है तो उन्हें कहते हैं बर्र।
मादा बर्रों के द्वारा उसमें क्या होता है, परागण की क्रिया होती है। अब अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था, कब? तो बच्चों SG नवासीन, SG नवासीन ने 1898 में द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में सर्वप्रथम बताया था। अब है अगला, एरिल क्या है, एरिल, एरिल, एरिल क्या है, ये लिखेंगे एरिल क्या है। तो एरिल बीजांड ग्रंथ से, किसे, बीजांड ग्रंथ से विकसित, बीजांड ग्रंथ से विकसित ऊतक को क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। बीजांड ग्रंथ से विकसित ऊतक को एरिल कहते हैं। जैसे लीची में एरिल, लीची में एरिल सरस गूदेदार खाने योग्य भाग बनाता है। लीची में देखा होगा आपने, छिलके के अंदर जो सफेद सफेद भाग होता है, रसदार गूदेदार खाने योग्य भाग, वो क्या होता है, एरिल होता है। तो किससे बनता है, वो बीजांड ग्रंथ से के विकसित ऊतक से बनता है, बीजांड ग्रंथ के विकसित ऊतक से ये बनता है। अब अगला क्वेश्चन, असंग जनन, ये बताया था मैंने, असंग जनन तो ये बता रखा आप लोगों को। असंग जनन की खोज विंकलर ने की थी 1908 में, कब की थी, 1908 में की थी। तो इसमें पौधों में संयुग्मन था, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। असंग जनन में क्या होगा, संयुग्मन था, अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होता है। धन्नो, ए धन्नो, मैं गया हूँ तो